हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना ही तय करती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे दोनों बड़े बड़े घुरकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं सो गई तो वह मेरे दोनों दबाने लगा। और अब बस में ही 5 घंटों तक मैं और मेरे पति शादी के बाद से एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। मुझे उनकी हर बात पर भरोसा था। जब उनका ट्रांसफर भोपाल हुआ तो मैंने इसे एक नए अवसर की तरह देखा, लेकिन मेरे दिल में हल्की सी चिंता भी थी। जब वह पहली बार अपना सामान लेकर भोपाल जाने लगे तो मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उन्होंने प्यार से समझाया, नेहा, अभी सब कुछ नया है, मुझे वहां सेटल होने दो। कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं तुम्हें भी ले आऊंगा। उनकी बातों में वह विश्वास था जिसने मुझे शांत कर दिया। मैंने सोचा, वह सही कह रहे हैं। मैंने खुद को समझाया कि यह दूरी सिर्फ कुछ समय के लिए है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। शुरुआत में वह हर हफ्ते मुझे फोन करते थे। हम दोनों घंटों बात करते। मैं उनके काम के बारे में पूछती और वह मेरे दिन भर के किस्से सुनते। मुझे ऐसा लगता जैसे भले हम दूर हैं लेकिन हमारा प्यार वैसा ही है। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। फोन कॉल्स कम होते गए। महीने में एक बार बात होती और फिर वह भी कम हो गई। मैं परेशान थी। अकेलेपन ने मुझे घेर लिया था। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया। एक दिन मैंने उनसे साफ साफ पूछा, तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? उनका जवाब हर बार एक जैसा होता, नेहा, तुम बेवजह सोच रही हो, काम बहुत बढ़ गया है, सब ठीक है। उनकी बातों में मुझे सच्चाई कम और बहाने ज्यादा लगने लगे। मैं उनसे कहती, हम पति पत्नी हैं, ऐसे अलग रहना सही नहीं है, तुम मुझे वहां क्यों नहीं बुलाते? लेकिन वह हर बार बात को टाल देते। उनकी बढ़ती बेरुखी ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब वह महीनों तक मुझसे संपर्क नहीं करते थे। मेरी चिंता अब गुस्से में बदलने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे एक रिश्तेदार से ऐसी खबर मिली जिसने मेरी दुनिया बदल दी। उन्होंने बताया कि मेरे पति ने भोपाल में दूसरी शादी कर ली है और वह अब किसी और के साथ रह रहे हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर सकते हैं। मेरा गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, मुझे सच का सामना करना होगा। मैं भोपाल जाऊंगी और खुद इस बात की सच्चाई जानूंगी। अगले ही दिन मैंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मेरा मन भले ही डरा हुआ था, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे धकेल रहा था। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, उनसे और उस दूसरी महिला से भी। भोपाल पहुंचने के बाद मेरे कदम भारी थे। मेरी आंखों में सवाल और दिल में डर था। क्या जो सुना था वह सच हो सकता है? क्या वह इंसान जिसे मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा माना मुझे धोखा दे सकता है? इन सवालों के साथ मैंने चुपचाप उसके बारे में पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे मुझे सच्चाई पता चलने लगी मेरे अंदर की उम्मीदें टूटती गईं। मैंने देखा कि वह सचमुच दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उनके साथ उसका एक बच्चा भी था। यह सब जानकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। एक दिन मैंने उसे दूर से देखा। वह उस महिला के साथ बाजार में था। उनकी बातचीत और हंसी देखकर यह साफ था कि वह खुश था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उसके जीवन में अब कोई मायने नहीं रखती। मैंने वहां खड़े खड़े खुद से पूछा, क्या मैं उससे मिलूं? क्या मैं उसके सामने अपनी भावनाएं रखूं? लेकिन मेरे दिल ने कहा नहीं। उसे मिलकर क्या होगा? क्या वह अपनी गलती मानेगा या फिर वही बहाने बनाएगा? मैंने चुपचाप वहां से लौटने का फैसला किया। मेरे भीतर गुस्सा, दुख और निराशा का सैलाब था। मैं सोचने लगी कि कैसे मैंने इतने साल उसकी यादों और वादों में बिताए। वह कहता था कि वह मुझे जल्दी ही अपने पास बुलाएगा। मैं हर दिन उसके फोन का इंतजार करती थी। हर त्योहार पर अकेले उसका साथ महसूस करने की कोशिश करती थी। लेकिन
यह सब एक झूठ था। उसने न सिर्फ मेरे विश्वास को तोड़ा, बल्कि उन सपनों को भी कुचल दिया जो हमने साथ देखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस धोखे का सामना कैसे करूं। मैंने सोचा, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था जो उसने मुझे इस तरह छोड़ दिया? बस अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में कम भीड़ होने की वजह से वह खाली पड़ी थी। मुझे इस खालीपन से कोई शिकायत नहीं थी। कई बार अकेले बैठकर अपनी सोच में डूब जाना सुकून देता है। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर बस रुकी। कुछ यात्री चढ़ने लगे। मेरी सीट पर एक व्यक्ति आकर बैठ गया। वह साधारण कपड़ों में था, शायद किसी काम से सफर कर रहा था। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी आंखें खिड़की से बाहर के नज़ारों में उलझी थीं और मन कहीं और। समय बीतता गया। दोपहर के करीब 3 बजे होंगे। गर्मी और सफर की थकान ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे प्यास लगने लगी थी। मैंने अपने बैग में हाथ डालकर पानी की बोतल निकाली, लेकिन जब उसे खोला तो देखा कि उसमें पानी खत्म हो चुका था। एक निराशा की लहर सी मेरे भीतर दौड़ गई। मैं बोतल को वापस बैग में रखने लगी। तभी मेरी बगल में बैठे व्यक्ति ने मेरी ओर देखा। उसने शायद मेरे चेहरे पर मायूसी देख ली थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? उसके सवाल पर मैंने थोड़ी झिझक महसूस की। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही उसने अपनी बैग से पानी की एक बोतल निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। उसकी इस हरकत ने मुझे थोड़ी असहजता और थोड़ी राहत दोनों दी। मैंने बोतल ली और कुछ घूंट पानी पिया। सच कहूं तो उस वक्त उस पानी ने मेरी सारी थकान मिटा दी। बोतल लौटाते हुए मैंने हल्के से मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। उसने भी सिर हिलाकर मेरी मुस्कान का जवाब दिया। हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं हुईं। वह इंसान साधारण था, लेकिन उसकी एक छोटी सी मदद ने मेरे दिन को खास बना दिया। मुझे लगा किसी अनजान के साथ भी छोटी छोटी चीजें इंसानियत और भरोसे को जगाने का काम करती हैं। उस सफर की यह मुलाकात मेरे दिल में एक याद बनकर रह गई। शाम के करीब 7 बज चुके थे। बस अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बाहर का माहौल धीरे धीरे गहराती ठंड और हल्की अंधेरी परतों में ढल रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी जब मैंने अपने पास बैठे व्यक्ति से हल्के स्वर में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पुणे जा रहा हूँ। यह सुनकर मैं थोड़ी चौंकी। अच्छा, मैं भी पुणे जा रही हूँ, मैंने कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऐसा लग रहा था मानो हमारे सफर का एक और समान बिंदु मिल गया हो। उसने बताया कि वह भोपाल में काम करता है और पेशे से इंजीनियर है। बातचीत के दौरान उसकी आवाज में सहजता और आत्मविश्वास था। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम गहराई, ठंड और भी बढ़ने लगी। मैंने अपनी खिड़की का कांच बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा बस के अंदर न आए, लेकिन बस के अन्य यात्रियों ने कुछ खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे सर्द हवा लगातार भीतर आ रही थी। धीरे धीरे ठंड मेरे लिए असहनीय होने लगी। मैंने स्वेटर पहन रखा था, लेकिन इतनी ठंड में स्वेटर काफी नहीं था। मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं शॉल लाना भूल गई थी। अब वह गलती मुझे बहुत खल रही थी। मैं ठंड से बचने के लिए अपने स्वेटर के अंदर खुद को और समेटने की कोशिश करने लगी। अब रात के 10 बज चुके थे। सर्दी अपने चरम पर थी। बस के अंदर की लाइट्स भी बंद कर दी गई थीं ताकि यात्री आराम कर सकें। लेकिन ठंडी हवा के बीच आराम तो दूर, मैं ठंड से कांप रही थी। स्वेटर पहने होने के बावजूद वह ठंड जैसे मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने अपनी बैग से एक शॉल निकाली और खुद को उसमें लपेट लिया। मुझे देखकर शायद उसे समझ आ गया होगा कि मैं ठंड में बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी तरफ देखती रही। मन में उम्मीद थी कि शायद वह मदद की पेशकश करेगा, लेकिन वह चुप रहा। इससे ज्यादा मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतने लंबे सफर पर निकली हूं और शॉल जैसी जरूरी चीज लाना भूल गई। मैं अपने आप से बड़बड़ा रही थी। यह भूल अब मेरे लिए सजा बन गई थी। मैंने अपने स्वेटर को कसकर पकड़ा और ठंड से बचने की कोशिश की। बाहर की ठंडी हवा बस की खिड़कियों के दरारों से भीतर आ रही थी और वह किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। मेरे दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं सफर के लिए पूरी तैयारी करती? आखिरकार मैं ही खुद की मदद करने में नाकाम रही थी। मेरे बगल में बैठे उस व्यक्ति का शांत रहना मुझे थोड़ा अजीब लगा।
शायद वह सोच रहा हो कि मैं कुछ कहूं, लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे रोक रहा था। रात के लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी प्राप्त करूंगी। चाय लेते वक्त वह आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा, ठीक है तो मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हुई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए यह सही नहीं होगा, लेकिन वह बहुत आग्रह कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक मैं वही ठंड से कांपती रही। तब उसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वह थोड़ा पास हो गया और मैं भी थोड़ी उसकी ओर ढल गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हुई। रात के 1 बज चुके थे और बस अब पुणे पहुंचने के बिल्कुल करीब थी। ठंड की मार अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन उस शॉल की वजह से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। फिर भी हमारी नज़दीकी से गर्माहट मिल रही थी और यह राहत देने वाली थी। जब वह थोड़ा सा हिलकर बैठा तो मुझे लगा कि वह भी असहज हो रहा है, क्योंकि हमारी सीट थोड़ी छोटी थी और हम एक दूसरे के करीब बैठने को मजबूर थे। कुछ देर बाद उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम, मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है। क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। मैं थोड़ी देर चुप रही। फिर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने धीरे से अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रख लिया और उस संपर्क ने मुझे एक अजीब सी गर्माहट दी। हम और भी करीब आ गए थे और यह स्थिति थोड़ी सी असहज भी हो सकती थी, लेकिन उस ठंड में यह एक छोटे से आराम जैसा था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दी, नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती। वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। उसकी यह बातें बहुत साधारण और दिल से निकली हुई लग रही थीं। उसकी आत्मीयता और सादगी ने मुझे बहुत सुकून दिया। इस छोटे से सफर में एक अनजान इंसान ने जिस तरह से मुझे मदद दी, वह एक अनमोल एहसास बन गया। हम दोनों ने उस ठंड से मुकाबला करते हुए एक दूसरे के साथ बिताए उन कुछ घंटों को साझा किया। यह सफर न सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का था, बल्कि यह समझने का भी था कि कभी-कभी मदद और समर्थन ऐसे अजनबियों से मिलता है जिन्हें हम कभी नहीं जानते, लेकिन वे हमें अपनी दरिया दिली से छू जाते हैं। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम विनय है। मैंने कहा, मेरा नाम नेहा है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, क्या नाम है? मैं थोड़ी लजाई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम पति पत्नी हैं। विनय बोला, मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा और बोला, अब 2 बज चुके हैं। कुछ ही देर में गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वह मेरी तरफ मुड़कर बोला, नेहा, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनते ही नींद आने लगी है। उसके कंधे पर सिर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई। उसने मुझे हल्के से आवाज देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थप्पा कर मुझे उठाया। मैं तेजी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वह बोला,
सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप गहरी नींद में थी, इसलिए जगाया नहीं, तो आपका स्टॉप छूट जाता। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे जगाया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वह स्टॉप पर उतरना है। यह सुनकर वह थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, सच में मुझे भी वहां ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफर कितना समान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुकी, हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहां से मैं रिक्शा लेकर घर जाऊंगी, लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। विनय अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 थे और ना तो रिक्शा मिल रही थी और ना ही कोई वाहन। फिर उसने कहा, नेहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वह सभ्य लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग्स लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, नेहा जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है। विनय जी, उसने कहा, धन्यवाद नेहा जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, रमे, तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विनय ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफर की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि विनय जी उठ चुके थे और घर में कुछ सफाई कर रहे थे। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वह उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई। वहां कोलगेट रखा था, तो मैंने उसे लिया और ब्रश किया। जब मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो मैंने अनजाने में विनय जी की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए उस नज़ारे में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वह सिर्फ बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था। शायद वह जिम करते थे। मैं उनकी मोहक काया देखकर कुछ क्षण के लिए उनके लिए देखती रही। उन्होंने मेरी नजर पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, नेहा, तुम चाय पीगी या कॉफी? मैंने कहा, मैं चाय लूंगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वह चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, चाय बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपने घर रहने की जगह देने के लिए बहुत धन्यवाद। विनय जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। जब मैं न जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत में है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल लो। उन्होंने अपना नंबर दिया और मैंने तुरंत उनके फोन पर एक मिस कॉल छोड़ी। घर से बाहर निकलकर जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मन में बार बार विनय की यादें आ रही थीं। उनके व्यवहार में जो सम्मान था, उनकी साधारण बातचीत की आदत और जो मदद उन्होंने की, उसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी, लेकिन विनय जी के स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। मैंने 2 दिन बाद विनय को फोन किया। उन्होंने कहा, कहाँ हो? मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। क्या हुआ?
मैंने कहा, कुछ नहीं, आपकी याद आई तो फोन किया। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं कहीं। मैंने उन्हें अपने घर के पास के गार्डन में मिलने का तय किया। मैं तय समय से थोड़ी पहले गार्डन पहुंच गई। थोड़ी देर बाद विनय जी आए। उन्हें देखकर मेरा दिल थोड़ा धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और वह बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हैं? यह एक नई स्टाइल है। मैंने हंसकर कहा, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। फिर हम गार्डन में कुछ समय बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, नेहा जी, क्या आप अकेले ही रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी बातें बताईं। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुना और उनके चेहरे पर दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते जब 3 बजे मैंने विनय जी से कहा, आज आप खाना कहाँ खाने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, अरे मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। मैंने कहा, तो आज मेरे घर चलिए। वह मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को आऊंगा इस पर। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। शाम को 6:30 पर मैंने उन्हें फोन किया। विनय जी, आप आ रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं बेशक आ रहा हूँ। ठीक 6:30 बजे विनय जी मेरे घर आए। मैंने उनका स्वागत किया और बताया कि मैंने पहले से खाना बना लिया है। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने बैठे। उस दिन मैंने एक पिंक रंग की साड़ी पहनी थी, जो थोड़ी पारदर्शी थी, और उसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक विनय जी बोले, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। उनकी इस तारीफ पर मैं हंस पड़ी और बोली, अच्छा, सच में? फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फोन निकाला और उनसे कहा, विनय जी, मुझे मोबाइल के कुछ काम नहीं पता। मेरे फोन में एक ऐप आ गया है, लेकिन वह डिलीट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, लाओ मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वह मेरे पास आकर बैठे और मेरे फोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। विनय जी ने कहा, नेहा, उस दिन जब तुम मेरे साथ यात्रा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ, वह रात मेरे लिए भी यादगार थी। हमारी नजरें मिली और उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। वह मेरे आंखों में देखने लगे और मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गए। विनय जी ने हल्के से अपना चेहरा आगे बढ़ाया। हम दोनों उस पल में खो गए थे जितना मैं उन्हें जानती थी। उनके स्वभाव का गंभीरता और अपनापन मुझे भाने लगा था, इसलिए उनके इतनी करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए, तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता देखी। उन्होंने कहा, माफ करना नेहा, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विनय जी, सच बताऊं, जो कुछ हुआ वह मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उस रात जैसे मेरे कमरे में एक बड़ा तूफान आ गया था और हम दोनों उस तूफान में बह गए। हम रात भर 4 बजे तक जागे रहे, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आई पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी संकोच और चिंता का भाव देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हों कि जो कुछ हुआ वह बिना किसी योजना के हुआ था। उनकी नजरों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी और वो धीरे से बोले, माफ करना नेहा, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, जैसे उन्होंने अपने दिल की बात कही हो। उनका चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ था, जैसे वो इस स्थिति को लेकर खुद को दोषी महसूस कर रहे हों। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विनय जी, सच बताऊं तो जो कुछ हुआ मुझे भी अच्छा लगा। मेरी आवाज में भी उतनी ही सच्चाई थी जितनी कि उनकी। मेरे शब्दों में न कोई झूठ था और न कोई छल, बस एक सच्ची भावना थी। उनकी चुप्पी मुझे यह महसूस करवा रही थी कि शायद उन्होंने मेरी बात समझी है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में कुछ सवाल थे, कुछ अनकही बातें छुपी हुई थीं। विनय जी ने मेरी ओर एक गहरी नजर से देखा, जैसे वो अपने भीतर की उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। क्या तुम सच में यह महसूस करती हो? उन्होंने धीरे से पूछा। उनके सवाल में एक रहस्य था, जैसे वो जानना चाहते थे कि क्या हमारे बीच जो कुछ हुआ वह केवल एक पल की भावनाओं का खेल था, या फिर यह किसी गहरे संबंध की शुरुआत हो सकती है। मैंने एक पल के लिए सोचा,
लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए कहा, हाँ सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वह किसी कारण से हुआ था। शायद यह एक नई शुरुआत है। शायद यह एक संकेत है कि हमें कुछ और समय एक साथ बिताना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ किस हद तक खुश रह सकते हैं। मेरे शब्दों में एक गहरी समझ थी, और शायद यही समझ विनय जी के लिए भी नए अनुभवों की शुरुआत थी। उस रात का समय जैसे हम दोनों के लिए एक नई राह पर चलने की शुरुआत हो। जब हम एक दूसरे से अलग हुए तो रात का समय काफी बीत चुका था। घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। यह समय ऐसा था जब हमारी जिंदगी में कुछ नया हो रहा था और हम दोनों उसे महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ डर और अनिश्चितता थी। मेरे कमरे में जैसे एक बड़ा तूफान आ गया था। हमारे बीच का यह तूफान न सिर्फ शारीरिक था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमारी बातचीत में एक गहरी सच्चाई थी, जो दोनों के दिलों में कहीं गहरे तक बैठी हुई थी। उस रात हमारे बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह सिर्फ एक शारीरिक नज़दीकी नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव था, जो हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, और यह सच्चाई थी कि हम दोनों उस तूफान में बहने को तैयार थे, जो उस रात हमारे बीच आ चुका था। हम रात भर जागते रहे और बातें करते रहे, कभी हंसते, कभी शर्माते, कभी एक दूसरे की आंखों में छुपे हुए विचारों को समझने की कोशिश करते। हमें पता था कि हम एक दूसरे के बिना शायद कभी इस रास्ते पर नहीं आते। रात के करीब 4 बज चुके थे और हम दोनों थक चुके थे, लेकिन फिर भी हमारी आंखें खुली हुई थीं, जैसे हम एक दूसरे के भीतर की हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हों। आखिरकार जब मैं अपनी आंखें बंद करने लगी, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं शायद सोने वाली हूं, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। विनय जी मेरे पास बैठे हुए थे, और उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा आराम था जो मुझे बहुत शांति दे रहा था। हालांकि मैं थक चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता की लकीर थी, जैसे वह मुझसे कुछ और कहना चाहते हों। फिर मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। 2 दिन बाद जब मैं अपने दिनचर्या में व्यस्त थी, तब अचानक विनय जी का फोन आया। उनकी आवाज में एक हल्की सी खुशी और उत्साह था, जो मुझे सुनते ही महसूस हो गया। उन्होंने कहा, नेहा, आज शाम तुम मेरे घर आओगी क्या? मुझे कल छुट्टी है, हम आराम से बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे, और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी बातों में एक सहजता और अपनापन था, जैसे वह मुझे अपने परिवार और दुनिया से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर लाना चाहते थे। उनकी बातों ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। विनय जी का यह प्रस्ताव थोड़ा सा चौंकाने वाला था, लेकिन मैंने इसे ठंडे दिमाग से सोचा। उनका निमंत्रण मुझे उत्सुक और थोड़ा सा असमंजस में डालने वाला था। वे मेरी ओर से क्या उम्मीद कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं था, और मेरी मनोदशा भी थोड़ी उधेड़-बुन में थी। फिर भी मैंने खुद से कहा कि मुझे अपने मन की बात जानने का एक मौका मिल रहा है, और शायद यही सही समय है। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्का सा संकोच पैदा किया, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस अवसर का पूरा फायदा उठाऊंगी। मुझे उनसे वह सवाल पूछना था जो मेरे दिल में बहुत समय से था। क्या वह मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी भावनाएं केवल एक पल का असर है, या यह एक स्थायी संबंध की शुरुआत है? शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी, और मुझे यह पल बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। यह एक ऐसा समय था जब मैं विनय जी से अपने दिल की बात कहने वाली थी, और उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला कदम निर्भर होने वाला था। यह एक ऐसा मोड़ था जहां मुझे साफ साफ समझना था कि क्या हम दोनों के बीच कुछ स्थायी और गहरा हो सकता है, या यह सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण था। फिर भी मैंने अपने आप से यह वादा किया कि मैं उस प्रश्न को पूरी सहजता से पूछूंगी, ताकि विनय जी को कोई दबाव महसूस न हो। मैं चाहती थी कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त करे, न कि किसी दबाव में आकर। मुझे यकीन था कि जो भी वह कहेंगे वह उनके सच्चे विचार होंगे, और मुझे उसी हिसाब से आगे बढ़ना था। वह शाम जैसे मेरे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बनने वाली थी। मैं जल्दी से तैयार हुई और सोचा,
क्या मुझे सचमुच तैयार हूं इस कदम को उठाने के लिए? दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन मन में यह भी था कि मुझे उस सवाल को उठाना ही होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, और वह निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल सकता है। शाम का समय आया और मैं विनय जी के घर पहुंची। दरवाजे पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें भी यह मुलाकात बेहद खास लग रही हो। उनका आतिथ्य ऐसा था जो मुझे हमेशा से भाया था। उन्होंने मुझे भीतर बुलाया और हम दोनों ने सोफे पर बैठकर आराम से बातें करना शुरू किया। विनय जी ने खाना बनाने के बारे में बताया और हम दोनों ने साथ में हल्की फुल्की बातें की। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारी बातचीत में एक गहरी आत्मीयता महसूस होने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण बन चुके थे। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक सवाल था जो मुझे उनसे पूछने की हिम्मत चाहिए थी। हमारी मुलाकात के दौरान विनय जी ने मुझसे कई बार पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम आराम से हो? उनकी इन बातों में एक सच्ची चिंता थी और यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने महसूस किया कि वह सच में मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो मुझे सच्चाई का पता लगाने के लिए और करीब लाता था। कभी हंसी मजाक करते हुए, कभी गहरी बातों में खो जाते हुए हम दोनों का समय धीरे धीरे बीतता गया। रात के करीब 9 बजाने वाले थे और मुझे पता था कि अब समय आ गया है। मैंने दिल में एक छोटी सी हिम्मत जुटाई और विनय जी से कहा, विनय जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। विनय जी ने मेरे चेहरे पर देखा और कहा, क्या बात है नेहा? उनके स्वर में न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई दबाव, बस एक सच्ची रुचि थी। यह वह क्षण था जब मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, विनय जी, मुझे यह जानना है कि क्या आप मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? मेरी आवाज में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से अपनी बात रखी। उनके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए चुप्पी छाई, जैसे वह मेरे सवाल का गंभीरता से जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। हाँ, पल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके उत्तर पर ही मेरा अगला कदम निर्भर करने वाला था। क्या वह मुझे अपना जीवन साथी मानते थे? क्या वह भी इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते थे? या क्या वह इसे केवल एक अस्थायी संबंध मानते थे? विनय जी ने आखिरकार जवाब दिया, नेहा, तुमसे बात करना मेरे लिए बहुत खास है। मैं समझता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ गहरा है। मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझें, ताकि हमारी शादी के बाद का जीवन सचमुच खुशहाल हो। उनकी बातों ने मेरे दिल को एक ठंडक और शांति दी। मुझे समझ में आ गया कि हम दोनों इस रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन साथ ही हम चाहते थे कि यह समझ और प्यार पर आधारित हो, न कि किसी दबाव या जल्दीबाजी में। इस अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन की कोई भी राह एकदम सीधी नहीं होती, लेकिन अगर दो लोग अपने रिश्ते में ईमानदार हों और अपनी कठिनाइयों को साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। रिश्तों को केवल तब तक निभाना आसान लगता है जब तक वे केवल हंसी मजाक और खुशियों तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब जीवन की कठिनाइयां आती हैं, तो वही रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। आज मैं और विनय जी एक दूसरे के जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हमारी मुलाकात ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि जीवन में प्यार केवल उस रोमांटिक एहसास तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सच्ची साझेदारी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। इस यात्रा से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि हमें किसी रिश्ते में झूठी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, बल्कि हमें उस रिश्ते को सच्चाई और वास्तविकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। रिश्ते की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे की असलियत को समझते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हुए एक मजबूत भविष्य का निर्माण करते हैं। आखिरकार मैंने समझा कि रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होते, बल्कि दो परिवारों और उनकी सोच के बीच भी एक संचार की जरूरत होती है। विनय जी और मैं, हम दोनों ने अपने अपने परिवारों से जुड़कर यह समझा कि हमारे रिश्ते को एक सशक्त और खुशहाल भविष्य के लिए हम सभी का समर्थन चाहिए। हमारा रास्ता अब साफ था। हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार थे, लेकिन
इस यात्रा को साथ में चलने के लिए हमें एक दूसरे की मदद और समझ की आवश्यकता थी। इस सफर ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते में संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर हम उन संघर्षों का सम्मान और प्यार से सामना करें, तो हम जीवन के हर कदम को मिलकर पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।